हेलो दोस्तों। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डियक टेम्पोनेंट, जो कि नॉट सेट एम्स बीएससी या एमएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम इस क्लास के अंदर कार्डियक टेम्पोनेंट क्या होता है, उसमें हार्ट स्ट्रक्चर क्या कैसे इन्वॉल्व होती हैं, साइन सिम्टम्स क्या है और इसका इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं कार्डियक टेम्पोनेंट। अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें, सबसे पहले डिस्कस करें कि हम हार्ट की स्ट्रक्चर को देखना चाहें कि इसमें कैसे इन्वॉल्व होता है, तो हम थोड़ा सा हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर में जो होता है वो इन्वॉल्व होता है हमारा पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियल स्पेस। क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियल स्पेस, ये दोनों ही इन्वॉल्व होता है किसके अंदर? कार्डियक टेम्पोनेंट के अंदर, ठीक है। तो हम पहले थोड़ा सा पेरिकार्डियम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है, कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ठीक है। पेरिकार्डियम क्या होता है? डबल लेयर होती है, डबल लेयर सेक होती है जो सराउंडेड होती है किसके? हमारे हार्ट के सराउंडेड होती है, सराउंडेड हार्ट, ठीक है, डबल लेयर होती है। इसकी लेयर कौन कौन सी होती हैं? अगर हम लेयर की बात करें इसकी हार्ट की, ठीक है, पेरिकार्डियम की, तो इसमें जो पहली होती है उसको हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? फाइब्रस। और ये क्या होती है? आउटर टफ लेयर होती है। ये क्या होती है? आउटर टफ लेयर होती है, थोड़ी सी थिक लेयर होती है, ठीक है। ये क्या हेल्प करती है? ये प्रिवेंट करती है ओवर एक्सपांसन ऑफ हार्ट, कि ज़्यादा हार्ट का एक्सपांसन ना हो, ठीक है, ऑफ हार्ट, कि ज़्यादा हार्ट अपनी जगह से ज़्यादा ना एक्सपांड करे, ठीक है, उसमें हेल्प करती है। कौन सी लेयर? फाइब्रस लेयर। अब हम सेकंड लेयर की बात करें, उसको हम कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम। कौन सी लेयर? सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम, इसमें भी टू लेयर होती है। इसमें कितनी लेयर होती है? टू लेयर होती है सीरस पेरिकार्डियम की, ठीक है। तो सीरस पेरिकार्डियम की टू लेयर में कौन कौन सी हैं? पहली लेयर आती है पेराइटल, आप सबने नाम सुना होगा, पेराइटल लेयर, जो क्या होती है? आउटर लेयर होती है, ठीक है, पेरिकार्डियल स्पेस की। सेकंड कौन सी होती है? सॉरी, सेकंड होती है विसरल लेयर, ठीक है। ये क्या होते हैं? इनर लेयर होती है। कहाँ पे? जो इनर लेयर होती है, जो अटैच होती है हमारे हार्ट सरफेस से, इनर लेयर होती है एंड अटैच होती है हार्ट सरफेस पे, ठीक है। तो आपको इतना सा समझ में आया होगा, जो पेरिकार्डियम इन्वॉल्व होता है उसमें पेरिकार्डियम डबल लेयर से एक होता है जो सराउंडेड होता है हार्ट के चारों, फाइब्रस जो आउटर लेयर होती है, और सीरस जिसमें टू लेयर होती है, जैसे आप यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है, ये तो हो गया हमारा सीरस। इसके ऊपर की ओर साइड में कौन सी है? फाइब्रस लेयर पाई जाती है, ठीक है, जो हेल्प करता है कि ज़्यादा एक्सपांस ना हो हार्ट। और जो सीरस होती है जिसमें कौन सी? विसल और पेराइटल, जो बाहर की ओर साइड में होती है उसको हम पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं, और अंदर की साइड में जो हार्ट से टच होती है हम उसको क्या बोलते हैं? विसरल कहते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया? पेरिकार्डियम। अब हम बात कर रहे हैं पेरिकार्डियम केविटी की, इस केविटी की जिस केविटी में फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। हमने कहा ना पेरिकार्डियल स्पेस की दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं पेरिकार्डियल स्पेस की या केविटी की। सेकंड कौन सा था हमारा? जो हमारे कार्डियक टेम्पोनेंट में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी या स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पेस, जैसे ये रहा स्पेस है ना, इस स्पेस में क्या होता है? ये किस किस के बीच में होता है? ये स्पेस बिटवीन होता है पेराइटल एंड विसरल लेयर के बीच में। किस किस के बीच में? पेराइटल एंड विसरल लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली फ्लूइड कितना, ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है कि नॉर्मली कितना कंटेन होता है इसमें फ्लूइड लेयर, इन दोनों के लेयर के बीच में। तो 15 to 50 ml फ्लूइड नॉर्मली प्रेजेंट होता है, ठीक है। कितना? 15 to 50 ml, कि जैसे भी ये दिखाई दे रहा होगा, ये नॉर्मल वाला हार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस लेयर में कितना है? 15 to 50 ml फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और लेयर दोनों के बीच में विसल एंड पेराइटल के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये फ्लूइड क्या हेल्प करता है? ये फ्लूइड हमारी हेल्प करता है कि रिड्यूस फ्रैक्शन हो किसमें? हार्ट के अंदर। ड्यूरिंग कब? जब हार्ट बीट हो उस टाइम फ्रैक्शन क्या हो? कम हो, ड्यूरिंग हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट बीट हो तब क्या हो? फ्रैक्शन जो होता है वो क्या हो? रिड्यूस हो, मीन्स हार्ट को प्रॉब्लम ना हो, इंजरी ना हो, उसमें हेल्प करता है ये फ्लूइड, ठीक है। अब कार्डियक
जो टेम्पोनेंट हमारा जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, कार्डियक टेम्पोनेंट, ठीक है। अब इस कार्डियक टेम्पोनेंट में क्या होगा, इसमें क्या होता है कि फ्लूइड क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा एक्युमुलेट हो जाता है। इसमें फ्लूइड क्या होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, एक्युमुलेट्स हेयर, ठीक है। जैसे ये इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, देखो एक्स्ट्रा फ्लूइड हो गया। अब ये फ्लूइड जब एक्स्ट्रा फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, तो ये क्या कंप्रेस कर रहा है। देखो हार्ट, पहले इधर हार्ट नीचे की साइड में कंप्रेस कर, अब यहाँ ऊपर की ओर साइड को ये फ्लूइड जो हमारे वेंट्रिकल्स या एट्रियम है, जो चेम्बर है, उनको क्या कर रहा है, ये कंप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। तो इसने क्या कर दिया, कंप्रेस स्टार्ट कर देता है हमारे हार्ट को, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि कार्डियक टेम्पोनेंट में एक्स्ट्रा फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पे ये कंप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। अब कंप्रेस किसको करता है, जो हमारी मायोकार्डियल लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है हमारे हार्ट में, मायोकार्डियम, जिसको हम कौन सी लेयर कहते हैं, मिडल लेयर कहते हैं हमारे हार्ट की, ठीक है। ये जो मिडल लेयर होती है हार्ट की, ठीक है। अब इस पे क्या होता है, ये मिडल लेयर क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, पंपिंग ऑफ ब्लड के लिए, पंपिंग ब्लड को पंप करने के लिए, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्शन इसी में होता है, ठीक है, कंप्रेस, ठीक है। अब जब ये इसी यहीं पे इस मायोकार्डियल पे कंप्रेस दे रहा है, अब जब ये कंप्रेस हो जाएगी फ्लूइड की वजह से, तो क्या ये पंप कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। कंप्रेस ड्यूरिंग टेम्पोनेंट, जब टेम्पोनेंट होगा कार्डियक टेम्पोनेंट, तो ये कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस होने की वजह से क्या होता है, रिड्यूज कार्डियक आउटपुट, रिड्यूज कार्डियक आउटपुट, ठीक है। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हम आगे समझेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, रिड्यूज हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि कार्डियक टेम्पोनेंट में क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले दो इंक्लूड होता है, पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल स्पेस। पेरिकार्डियम डबल लेयर होती है, जो पहले होती है फाइब्रस, जो आउटर लेयर होती है, जो प्रिवेंट करता है एक्सपांशन में। सीरस लेयर होती है, जिसमें क्या होती है, पेराइटल और विसल। पेराइटल आउटर लेयर होती है, विसल जो अटैच होती है हार्ट के। जो केविटी होती है, ये विसल और पेराइटल के बीच में प्रेजेंट होता है। नॉर्मली कितना 15 to 50 ml फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और ये फ्लूइड किस में हेल्प करता है, रिड्यूस फ्रैक्शन ड्यूरिंग द हार्ट बीट में हेल्प करता है, जैसे डायग्राम हम देख भी रहे हैं, ठीक है। अब कार्डियक टेम्पोनेंट में एक्स्ट्रा फ्लूइड हो गया, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लूइड हो गया, जैसे किसको कंप्रेस कर रहा है, ये मायोकार्डियम को कंप्रेस कर रहा है। जब मायोकार्डियम कंप्रेस हो जाएगा तो ये पंप ब्लड नहीं कर पाता, इससे कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा बेसिक समझ में आ गया कि कार्डियक टेम्पोनेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्डियक टेम्पोनेंट की डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि कार्डियक टेम्पोनेंट क्या है, ठीक है। इन कार्डियक टेम्पोनेंट में इसमें क्या होगा, एक रैपिड राइज होता है, सॉरी एक मिनट, इसमें क्या होता है, रैपिड, जल्दी जल्दी बहुत तेज़ी के साथ में क्या होता है, राइज होता है इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर, राइज इन इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर, ठीक है। कौन इंट्रापेरिकार्डियल प्रेशर क्या है, कि जो इन दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट था, इनका प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इनका प्रेशर कितना ज़्यादा होता है, इंट्रापेरिकार्डियल प्रेशर कितना हो गया, तो नॉर्मली कितना होता है, जैसे ये हम इसकी नॉर्मली बात करें तो ये नॉर्मली होता है कितना, -2 से +2, ठीक है। एक मिनट मैं वापस लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली होता है -2 से +2 mmHg, कितना होता है पेरिकार्डियल, -2 से प्लस, बट इसके अंदर कितना राइज हो गया, राइज होने का मतलब क्या हो गया, मोर देन 10 to 15 mmHg, ठीक है। ये पेरिकार्डियल स्पेस में प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब पेरिकार्डियल में प्रेशर इंक्रीज होगा तो किस लेयर पे, मायोकार्डियल पे कंप्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इम्पेयर हो रहा है, इम्पेयर होता है डायस्टोलिक, क्या इम्पेयर हो रहा है, डायस्टोलिक फीलिंग ऑफ द हार्ट, जो हमारा डायस्टोलिक प्रोसेस होता है हार्ट का, ठीक है, जहाँ पे ब्लड आके फील होता है हार्ट में, वो इम्पेयर्ड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इम्पेयर्ड होने की अब ये क्यों हो रहा था, क्यों ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्लूइड एक्युमुलेशन हो रहा है, समझ में आ गया होगा आपको, फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है। नॉर्मल प्रेशर भी पता चल गया कितना होता है, इंट्राकार्डियल प्रेशर नॉर्मल -2 से +2 mmHg, और इसके कार्डियक टेम्पोनेंट में कितना हो जाता है, मोर देन 10 to 15 mmHg हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अगर हम ये कहें कि फ्लूइड एक्युमुलेट हो रहा है, अगर धीरे धीरे या फास्ट होता है, ठीक है, तो अगर जैसे हम फ्लूइड, दो कंडीशन होता है इसमें, ठीक है। फ्लूइड एक्युमुलेशन जो हो रहा है, अगर वो फास्ट होता है, रैपिडली होता है,
तो पेशेंट को सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ही क्या होता है, कॉमनली फेटल कंडीशन होती है, मीन्स डेंजर कंडीशन होती है, और रिक्वायर होता है इमरजेंसी, रिक्वायर होता है किसका, इमरजेंसी का रिक्वायर होता है इसका, ठीक है। लाइफ सेविंग प्रोसेस होती है अगर रेपिडली हो रहा है, ठीक है। बट अगर स्लो एकुमुलेशन है, क्या है ये, स्लो एकुमुलेशन है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो फाइब्रस पेरिकार्डियल लेयर होती है, ठीक है, ये क्या करती है, जो फाइब्रस पेरिकार्डियल जो सेक होता है, जो लेयर होती है, ये क्या करता है, स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो स्ट्रेस होने की वजह से ये कितना एकुमुलेट कर लेती है, ये एकुमुलेट कर लेती है कितना, 1 से 2 लीटर भी फ्लूइड एकुमुलेट कर लेता है। तब तक भी हमें सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है, इसके बाद में सिम्टम्स देखने को मिलता है कब, जब अगर स्लो हो रहा है, रैपिड हो रहा है तो इमरजेंसी कंडीशन, अगर स्लो हो रहा है तो स्ट्रेस होता है, तो धीरे धीरे सिम्टम्स आते हैं, पर्सन को पता नहीं चलता। तो 1 से 2 लीटर तक भी हमें पता नहीं चलता है कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे फ्लूइड इंक्रीज होगा, ठीक है, तो हमारे हार्ट का चैम्बर अफेक्ट होगा, जैसे जैसे फ्लूइड इंक्रीज होता जाएगा तो हार्ट चैम्बर्स अफेक्टेड होगा, ठीक है। कौन कौन से हार्ट चैम्बर अफेक्टेड होंगे, जो मोस्टली अफेक्ट होता है वो राइट एट्रियम वाला, राइट एट्रियम सबसे पहले अफेक्ट होता है। फर्स्ट अफेक्टेड कौन सा होता है, राइट एट्रियम। जैसे फ्लूइड इंक्रीज होगा तो पहले सबसे पहले कौन होगा, राइट एट्रियम अफेक्ट होगा, और सेकंड कौन सा होता है, राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल ये नेक्स्ट अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस आ सकता है कि इसमें सबसे पहले कौन सा हार्ट को अफेक्टेड होता है, क्यों कि जैसे अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल जैसे ये डायग्राम है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फ्लूइड एकोमुलेशन हो रहा है, फ्लूइड एकोमुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जब प्रेशर इंक्रीज आ रहा है प्रेशर इंक्रीज आ रहा है तो फ्लूइड इधर से आ रहा है, जो ये इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे फ्लूइड क्या हो रहा है, यहाँ पे जब प्रेशर जा रहा है तो फ्लूइड यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा होता है, राइट एट्रियम अफेक्ट होता है, फिर जैसे फिर इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर राइट वेंट्रिकल में अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ओके अगर हमने जैसे यहाँ पे डिस्कस किया कि हमारे राइट एट्रियम में सबसे पहले अफेक्ट होता है, तो इसका नॉर्मल प्रेशर, यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, ठीक है, राइट एट्रियम प्रेशर कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, राइट एट्रियम प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, ठीक है। तो नॉर्मल होता है 226 mmHg, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कितना 226 mmHg राइट एट्रियम का नॉर्मल प्रेशर होता है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कोज की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आते हैं तो यहीं से आते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, इसके क्या क्या कोज हो सकते हैं, क्या क्या ईटियोलॉजी हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन की, किसकी बात कर रहे हैं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन की। पेरिकार्डियल लेयर में कुछ इफ्यूजन कलेक्ट फ्लूइड एकुमुलेशन हो रहा है, ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, किसी डिजीज़ की वजह से कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लूइड एकुमुलेशन होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन में हो रहा है, ठीक है। या इसके अलावा कौन सा, जैसे टीबी वाला पर्सन हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फ्लूइड एकुमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। या कैंसर वाले जो लॉन्ग टाइम डिजीज वाले पर्सन होते हैं, कैंसर, तो वहाँ भी इनमें पेरिकार्डियल में इफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या करता है, आगे जाके कार्डियक टेम्पोनेंट में कन्वर्ट कर देता है। ये किस में कन्वर्ट करता है, कार्डियक टेम्पोनेंट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। सेकंड की बात करें, अगर कोई पर्सन को हेमरेज हो गया हो, ठीक है, क्या हो गया हो, हेमरेज हो गया, कहाँ से, फ्रॉम नॉन ट्रोमेटिक कोज, कोई नॉन ट्रोमेटिक कोज है, हो गया, उसको कोई ब्लड का कोई प्रॉब्लम्स हो रही हो या कोई उसको इंजरी हो गई हो, ठीक है, तो हेमरेज इस दोनों लेयर के बीच में क्या हो गया, फ्लूइड ब्लड कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर, कार्डियक टेम्पोनेंट में, ठीक है। या इसके अलावा क्या है, रप्चर हो गया हार्ट या ग्रेट वेसल्स की, हमारी कोई भी आर्टरी या हार्ट की जो वेसल्स है वो क्या हो गई, रप्चर हो गई है, ठीक है। तो उस टाइम भी क्या करेगा, फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कार्डियक टेम्पोनेंट हो सकता है, वेसल्स में रप्चर हो जाना, ठीक है। इसके अलावा कोई पर्सन क्या करे, एंटीकोगुलेंट थेरेपी ले रहा हो, कौन सी थेरेपी ले रहा हो, एंटीकोगुलेशन थेरेपी या मेडिसिन ले रहा हो, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, तो यहाँ पे जैसे किसी पर्सन को पेरिकार्डिटिस हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, तो उस पर्सन को हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, हम एंटीकोगुलेंट। तो इसकी वजह से, एंटीकोगुलेंट की वजह से क्या होगा, ब्लड
सिक्रेशन होगा, वहाँ पे हेमरेज होने का चांस, ब्लीडिंग होने का चांस होता है। ठीक है, तो ब्लीडिंग होगा तो वहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड कलेक्शन होगा, तो एंटीकोगुलेंट थेरेपी की वजह से भी क्या हो सकता है, वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होगा। या इसके अलावा हेमरेज हो रहा है, हेमरेज किस वजह से हो रहा है, कोई भी एक्सीडेंट की वजह से, फ्रॉम ट्रोमा की वजह से। ठीक है, तो ट्रोमा की वजह से हो रहा है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आया हुआ गन शॉट, ठीक है, कि गोली से हो गई हो, या फिर स्टेप वुंड की कोई चाकू से कट लग गया हो, ठीक है, इनकी वजह से। या इसके अलावा क्या हो सकता है, हेमरेज कोई भी ट्रॉमा और क्या हो सकता है इसकी, जैसे हम कोई कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो हम कैथेटर यूज करते हैं वहाँ पे, तो कैथेटर की परफोरेशन की वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो सकता है। ठीक है, कार्डियक परफॉर्मेशन की वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पे कोई भी ब्लड कलेक्ट हो सकता है, तो वो आगे जाके कन्वर्ट कर देगा। या इसके अलावा क्या कि हम आफ्टर कार्डियक सर्जरी, हम कार्डियक सर्जरी कर दी, बट वहाँ पे क्या हो गया, ब्लड धीरे धीरे सिक्रेशन हो रहा था या ब्लीडिंग हो रही थी, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या इसके अलावा कौन सा है, पर्सन को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मीन्स कुल मिला के किस रिलेटेड कोज है, ये हमारे हार्ट से रिलेटेड कोज है। ठीक है, एमआई किसी को हुआ है। या इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जिसको हम कहते हैं यूरेमिया। क्या कहते हैं, यूरेमिया। यूरेमिया क्या कंडीशन होती है, इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, वेस्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यूरिया एंड अदर कोई भी टॉक्सिन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, कहाँ पे, ब्लड के अंदर। जब ब्लड में क्यों हो रहा है, ड्यू टू सीवियर किडनी इंजरी, किडनी फेलियर। ठीक है, किडनी फेलियर की वजह से ब्लड में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ब्लड में स्टार्ट होगा तो इनकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डिटिस। क्या कहते हैं, पेरिकार्डिटिस यूरेमिया, यूरेमिक। ठीक है, इसकी वजह से जब ये फ्लूइड वेस्ट प्रोडक्ट जहाँ कलेक्ट हो रहा है तो इसको हम कहते हैं पेरिकार्डिटिस यूरेमिक कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया कार्डियक टेम्पोनेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये सभी कोज हो सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ड्रेसलर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, ड्रेसलर सिंड्रोम। ये बहुत बार क्वेश्चंस आ गया है। ठीक है, ड्रेसलर सिंड्रोम ये हमेशा क्या होता है, पोस्ट एमआई पेरिकार्डिटिस। इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट एमआई पेरिकार्डिटिस कहते हैं इसको। ठीक है, एमआई के बाद के आफ्टर क्या प्रॉब्लम होती है, पेरिकार्डिटिस हो रही है। ठीक है, तो ड्रेसलर सिंड्रोम क्या होता है, इट इज टाइप ऑफ, क्वेश्चंस आया बहुत बार क्वेश्चन, टाइप ऑफ सेकेंडरी पेरिकार्डिटिस। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पेरिकार्डिटिस। ठीक है, ये क्यों होता है, डेट अकर आफ्टर मायोकार्डियल इंजरी। ठीक है, कहाँ पे, मायोकार्डियल इंजरी में होने के बाद में ये अकर होता है। ठीक है, ये एमआई या कार्डियक सर्जरी के बाद में, मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से, कार्डियक सर्जरी या एमआई में होता है। ठीक है, एमआई या कार्डियक सर्जरी के बाद में होता है ये। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज़ कंसिडर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ये क्या होता है, ड्रेसलर सिंड्रोम कंसिडर किया गया है इसके ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी रिएक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, डैमेज्ड हार्ट टिश्यू। जो डैमेज हो चुका है वहाँ पे ऑटोइम्यून इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से कौन सा सिंड्रोम बन जाता है, ड्रेसलर सिंड्रोम बन जाता है। ठीक है, तो ये कब होता है, ये भी पूछा हुआ है कि कितने दिनों बाद में होता है ऐसा। ठीक है, तो ये डेवलप होता है, डेवलप्स वीक टू मंथ आफ्टर मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस या कार्डियक सर्जरी या चेस्ट ट्रॉमा। ठीक है, वीक टू मंथ में कितना होता है, 2 to 6 वीक,
ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2 to 6 वीक मोस्टली होता है 2 to 6 वीक के बाद में होता है। क्या होता है? ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है किसके अगेंस्ट? डैमेज टिश्यू के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये 2 to 6 मोस्टली 2 to 6 वीक के बाद में, जैसे कोई एमआई हो गया या कार्डियक सर्जरी या चेस्ट ट्रॉमा के बाद में जो प्रॉब्लम होती है हम उसको कहते हैं ड्रेसलर सिंड्रोम, ठीक है। और ये क्यों होता है? इम्यून रिस्पॉन्स होता है मायोकार्डियल इंजरी की वजह से, ठीक है। ये याद रखना, इम्यून रिएक्शन होता है। कॉमन इसके क्या क्या कोज हो सकते हैं? जैसे फिर से मैं लिखूँ कॉमन कोज, ठीक है। तो अभी हमने जैसे लिखा था एमआई हो गया, ठीक है, कार्डियक सर्जरी हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत बार यहाँ से आया हुआ है। चेस्ट ट्रोमा हो गया, ठीक है। इसके अलावा पेस मेकर हम इंसर्ट करते हैं, पेस मेकर इंसर्जन, ठीक है, ये हो गया। या परक्यूटेनियस कार्डिक प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। ये भी हम एक अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे, परक्यूटेनियस कार्डिक सर्जरी या प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से आफ्टर, जब भी कोई भी सर्जरी करते हैं आफ्टर सर्जरी के बाद में हार्ट में ऑटोइम्यून रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे ड्रेसलर सिंड्रोम, ठीक है। और ये मोस्टली कितना वीक के बाद में होता है? 2 to 6 वीक आफ्टर एमआई, ये याद रखना, इसके एमआई के बाद में होता है, ठीक है। इसकी अगर हम थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो क्या होगा इसमें? जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या इंजरी हो रही है, ठीक है, या कोई भी सर्जरी हो रही है, ठीक है। सर्जरी होने के बाद में क्या होता है? जो डैमेज्ड मायोकार्डियल सेल्स हैं, डैमेज जो मायोकार्डियल सेल है, ये क्या रिलीज कर रही है? ये रिलीज कर रही है एंटीजन। ये क्या रिलीज कर रही है? एंटीजन रिलीज कर रही है, ठीक है। एंटीजन रिलीज होने के बाद में क्या होगा? हमारा इम्यून सिस्टम क्या रिलीज करेगा? इम्यून सिस्टम रिलीज करेगा, इम्यून सिस्टम क्या बनाएगा? फॉर्म एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट हो गया। अब एंटीजन एंटीबॉडी मिल गए तो इन दोनों के बीच में क्या होगी? रिएक्शन होगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया। और रिएक्शन होना स्टार्ट होगा तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? पेरिकार्डियल इन्फ्लामेशंस, पेरिकार्डियल इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। और क्या होगा? पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया, ठीक है, फ्लूइड भी कलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या लीड करेंगे? जब ये दोनों चीज़ें हो गई हैं तो ये लीड कर रही है, क्या लीड कर रही है? चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन बहुत सीवियर होता है। अगर चेस्ट पेन कैसा हो रहा है? चेस्ट पेन होता है शार्प, ये भी क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है। और कैसा होता है? जब भी हम सांस लेंगे तो ये बहुत सीवियर हो जाएगा, वर्स विद इंस्पायरेशन, जैसे हम इंस्पायरेशन लेते हैं बहुत तेज पेन होगा। और कब रिलीव होगा? ये रिलीव होता है कि भैया जैसे हम अपनी जो सिटिंग पोजीशन है उसको कैसे कर देंगे? फॉरवर्ड कर देंगे, आगे की ओर साइड में झुक जाएंगे तो ये पेन क्या हो जाता है? रिलीव हो जाता है। क्वेश्चंस आ चुका है। इसके अलावा और क्या लीड करेगा ये? इसके अलावा लीड करेगा फीवर, पर्सन को क्या आएगा? फीवर आएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा? पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब होना स्टार्ट हो जाएगा, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन क्वेश्चंस आ गया है, इससे लेके फ्रिक्शन रब होना स्टार्ट हो गया। और फेटिक होगी, फेटिक के साथ में क्या होगा? डिस्निया, क्योंकि सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है। और क्या होगा? प्लूरल पेन होगा, ठीक है। और इसके अलावा पेरिकार्डियल इफ्यूजन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है भैया? ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे कार्डियक टेम्पोनेंट के अंदर, ठीक है, ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हम बात करते हैं पेरिकार्डियल पे, वापस लौट जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसके? कार्डियक टेम्पोनेंट के, ठीक है। अब हम वापस यहाँ जाते हैं कार्डियक टेम्पोनेंट के, भैया क्या क्या है, कि बहुत हमारा टॉपिक तो यही था, ठीक है। तो पहला साइन सिम्टम्स क्या होगा? एंजाइटी होगी। पहला तो सबसे पहले एंजाइटी होगी। एंजाइटी क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन डिलीवरी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन डिलीवरी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। और इसके साथ में क्या हो गया? रिड्यूज कार्डियक आउटपुट, एंड कार्डियक आउटपुट भी क्या हो गया? रिड्यूज हो गया कार्डियक आउटपुट। इस वजह से इंसान को एंजाइटी हो रही। सेकंड क्या हो रहा है? हमें डायफोरेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। क्यों आ रहा है? फोरेसिस हो रहा है, ठीक है। एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। कौन सा सिस्टम? सिंपैथेटिक सिस्टम क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन हो गया, ठीक है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है। उसके अलावा थर्ड सिम्टम्स कौन सा है? डिस्निया। उसको भैया किस में? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ का क्या हो गया? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, ठीक है, डिस्निया होगा। क्यों होगा?
क्योंकि ड्यू टू, क्वेश्चन आ चुका है, रिड्यूस कार्डियक फीलिंग, रिड्यूस कार्डियक फीलिंग, ठीक है, फ्लूइड ही कम आ रहा है, ब्लड ही कम फील हो रहा है हमारे हार्ट में, ठीक है। एंड क्या हो गया, पल्मोनरी कंजेशंस, और पल्मोनरी में वापस ब्लड जा रहा है, वहाँ पर कलेक्ट हो जाती है, इसकी वजह से डिस्निया होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके अलावा कौन सा है, हिपेटोमेगाली, हिपेटोमेगाली कोई सोच भी नहीं सकता है कि इसमें हिपेटोमेगाली भी हो सकता है, बट हो सकता है, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे एनलार्ज हो गया लीवर, एनलार्ज लीवर, किसकी वजह से, एनलार्ज लीवर ड्यू टू वीनस कंजेशंस, कि वीनस ब्लड इकट्ठा हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमारा लीवर भी एनलार्जमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा और कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, इंक्रीज वीनस प्रेशर, क्या हो गया, इंक्रीज वीनस प्रेशर, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड क्या कर रहा है, बैक साइड में जा रहा है, वापस ब्लड बैक साइड में जा रहा है, बैक अप टू इनटू वीनस सर्कुलेशन में, ये वापस वीनस सर्कुलेशन में ब्लड बैक साइड में जा रहा है, तो इसलिए वीनस प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा हो गया, मप्ड हार्ट साउंड, कौन सा हार्ट साउंड है, मप्ड हार्ट साउंड, ठीक है। ओके, इससे पहले हम मप साउंड से एक टर्मिनोलॉजी लिखते हैं भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्स ट्रेड, कौन सी की बात, ट्रेड नहीं ट्राइड, थोड़ा सॉरी, TRIAD, इसमें 3 सिम्टम्स पाए जाते हैं, बहुत बार आ चुका है कि बैक्स ट्राइड्स 3 सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, मीन्स कार्डियक टेम्पोनेंट के इम्पोर्टेंट सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहला होता है मप्ड हार्ट साउंड, हार्ट साउंड ऑन कब, अस्कल्टेशन, जब हम क्या करेंगे उसको सुनेंगे तब हमें कौन सा साउंड सुनाई देगा, मप्ड हार्ट साउंड सुनाई देगा, ठीक है। ये क्यों होता है, फ्लूइड अराउंड होता है हमारे हार्ट के चारों ओर, हार्ट के, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डिम्पेंस हार्ट साउंड, हमारे हार्ट साउंड को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, डिम्पेंस हमारे हार्ट साउंड को, फ्लूइड कलेक्शन, फ्लूइड ज़्यादा हो रहा है इसलिए हमारा हार्ट साउंड चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मप्ड हार्ट साउंड अस्कल्टेशंस, ठीक है। सेकंड कौन सा होता है, नेरो पल्स प्रेशर, क्या होता है, नेरो पल्स प्रेशर, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, स्मॉल डिफरेंस होगा बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में, ठीक है, स्मॉल डिफरेंस बिटवीन किसमें, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी के अंदर, तो किस किस में डिफरेंस हो रहा है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें कि हमारा जो सिस्टोलिक है हम उसको 120 काउंट करें, डायस्टोलिक को हम 80, तो इनमें डिफरेंस कितना हो गया, 40 mmHg होगा, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नेरो पल्स प्रेशर, नेरो होता है ज़्यादा, स्मॉल डिफरेंस होता है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो लेस देन नेरो में कितना आ सकता है, नेरो में आ सकता है लेस देन 25 mmHg, कितना प्रेशर होगा, लेस देन 25 mmHg, नॉर्मली तो ये 40 होता है बट इससे कम हो जाएगा, उसको बोलेंगे नेरो पल्स प्रेशर, ठीक है। ये किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे कार्डियक टेम्पोनेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड सिम्टम्स होता है इंपॉर्टेंट, जो हमारे जुगुलर वेन होती हैं, जुगुलर वेन वो डिस्टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक, क्या हो जाता है, डिस्टेंशन, GVD, उसको हम GVD, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजिबल साइन होता है कि हमें हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट विजिबल साइन, ठीक है, हम देख सकते हैं कि हमारा जुगुलर वेन क्या डिस्टेंस होती है। तो हमारे बैक ट्रेड में कितने सिम्टम्स थे, 3 सिम्टम्स थे, इससे हमें कार्डियक टेम्पोनेंट का क्लियर पता चल जाता है। पहला मप्ड साउंड था जिसमें क्या होता है, फ्लूइड अराउंड होने की वजह से साउंड चेंज हो गया, सेकंड नेरो पल्स प्रेशर हो गया, लेस देन 25 से होता है, और थर्ड हो गया जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्डियक आउटपुट, मैं आ रहा हूँ तो चल, मैं आ रहा हूँ चल, क्या होता है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होता है, ठीक है। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट क्या करेगा, रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू,
कि टिश्यू को अब ऑक्सीजन कम मिल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, पेल या साइनोसिस कलर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है पल्स पैराडॉक्सस। कौन सा है, पल्स पैराडॉक्सस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब भी पर्सन इंस्पायरेटरी लेगा, सांस अंदर लेगा, ठीक है, उस टाइम क्या हो जाता है, फॉल इन सिस्टोलिक बीपी कितने से, ग्रेटर देन, कितने से, ये भी क्वेश्चन आ गया, ग्रेटर देन 10 to 50 mmHg। जब भी हम सांस लेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, कितने से, मोर देन 10 to 15 mmHg, ठीक है। तो ये डिक्रीज होना, ड्रॉप हो जाता है, क्या हो जाता है, ड्रॉप होता है हमारा सिस्टमिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है, इंक्रीज क्या, इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर्स, जो मैं पीछे पढ़ के आए थे, इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर, ठीक है। तो जब ये इंक्रीज होगा तो क्या रिड्यूस हो जाएगा, जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो रिड्यूस होगा क्या, वेंट्रिकुलर फिलिंग, हमारा वेंट्रिकल्स फिल नहीं कर पाएंगे, कब, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा पल्स पैराडॉक्सस सिम्टम्स देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, मोर देन 10 to 15। थर्ड सिम्टम्स की बात करें तो क्या होता है, रिड्यूस होता है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, रिड्यूस आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, रिड्यूस होगा आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, लो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मीन्स हमारा सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेंशन हो गया, क्या हो गया, हाइपोटेंशन हो गया। और क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है इसके पीछे, वाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हार्ट क्या है, कैन नॉट फिल प्रॉपरली, वो ढंग से प्रॉपरली ही फिल ही नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इससे पर्सन किस में जा सकता है, शॉक में जा सकता है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, आगे किस में कन्वर्ट हो सकता है, शॉक में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम्स कौन सा है, रेस्टलेसनेस, कौन सा है, रेस्टलेसनेस, ठीक है। क्या होगा, पर्सन क्या होता है, पेशेंट एंक्सियस एंड एजिटेड होगा, एंक्सियस या एजिटेटेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि पर्सन के ब्रेन को ऑक्सीजन रिसीव नहीं हो रहा, रिसीव लेस ऑक्सीजन, ठीक है। जिससे क्या हो गया, सिंपैथेटिक सिस्टम क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स इंक्रीज, जिससे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये अर्ली वन, सबसे ये भी याद रखना, ये हमारा अर्ली वार्निंग साइन होता है रेस्टलेसनेस, किसका, कार्डियक टेम्पोनेंट का अर्ली वार्निंग साइन होता है रेस्टलेसनेस, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा होता है, पर्सन को भैया टेकिकार्डिया होगा, क्या होगा, टेकिकार्डिया होगा, ठीक है। इतना आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा जितना हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं, ठीक है। टेकिकार्डिया, तो इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज हो गया है, क्यों हो गया, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है, जो हमारी बॉडी है कंपनसेट कर रही है, किस चीज़ को कंपनसेट कर रही है, कंपनसेट फॉर रिड्यूज कार्डियक आउटपुट, जो रिड्यूज कार्डियक आउटपुट है उसको कंपनसेट कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसको भैया टेकिकार्डिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो अब है इम्पोर्टेंट, अपराइट पोजिशन कौन सी करेगा, अपराइट एंड लीनिंग फॉरवर्ड पोजिशंस या पोस्चर, ठीक है भैया, अपराइट और लीनिंग, आगे के आगे झुक के बैठेगा, ठीक है। तो पेशेंट क्या कर रहा है, सिट कर रहा है, लीनिंग फॉरवर्ड, आगे की साइड में झुक के बैठ रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा है वो, क्योंकि इससे क्या होगा, रिड्यूस प्रेशर होगा, कहाँ पे, ऑन द हार्ट पे प्रेशर कम होगा, ठीक है। जब प्रेशर कम होगा तो क्या होगा भैया, उसका इम्प्रूव हो जाएगा ब्रीदिंग, क्या हो जाएगा, इम्प्रूव ब्रीदिंग इनकी, इसलिए पर्सन आगे की साइड में झुक के बैठता है, ठीक है। तो वो उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है भैया, नेक्स्ट हमारा डायग्नोस्टिक, और आज हम इतना सा ही पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा वो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग पे आएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ता हुआ जाए, 35 मिनट्स का हो गया। तो यहाँ तक हमने जो इम्पोर्टेंट डिस्कस किया शायद आप सबको याद हुआ होगा।
हमने बहुत ईजी वे तरीके से डिस्कस किया है। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हमने एवरी बेसिक चीज़ भी हमने आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस की है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें कमेंट करके बताओगे कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम्स है या नहीं है, या आपको और कौन सा नया टॉपिक पढ़ना है। कुछ भी है, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करके बना रहे हैं तो चाहते हैं कि कुछ तो हमें वापस मिले। ठीक है, इसमें सब कुछ बेसिक चीज़ें भी मैंने इसमें इंक्लूड की हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर हम कल मिलेंगे इसके हमारे डायग्नोसिस और इसके मैनेजमेंट। थैंक यू।